डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णु मदन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु केम में। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको सिंपल मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बताया था, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो बहुत सारे डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है, सारे आपको 11th में पढ़ाया जाता है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे आपको रिकॉल कर देते हैं कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है उसका ऑर्डर क्या होता है। तो हम देख लेते हैं कि डिफिनेशन इसका क्या होता है। हम सिंपल वे में यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं, एक बार हम बता दे रहे हैं, आप इसे सुन लीजिए। इसमें होता क्या है कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज इन एनी गिवन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जैसा कि यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ए बी बी पे आपका प्रोडक्ट बन रखा है। यहाँ पर स्मॉल ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और स्मॉल बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ बी। ये आपका प्रोडक्ट है, इसे हम नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पहले हम रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे ऐसे, तो ये आपका रेट ला एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब देखेंगे सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। तो इसकी पावर देखिए ए आया है, इसकी पावर बी आया है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अगर 1 होती है तो उसे हम कहते हैं ये रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर 0 होती है तो 0 ऑर्डर कहते हैं, 2 होता है तो हम इसे सेकेंड ऑर्डर कहते हैं, अगर 3 होता है तो थर्ड ऑर्डर कहते हैं। तो वैसे करके उसको हम सिक्वेंसली प्रोसीड करते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन एनी रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं, ये तो आपका हो गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि जो ऑर्डर होता है ये अगर हम एक रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब कैपिटल ए, तो इसकी पावर जो रहता है उससे वही इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। अगर इसमें हम इंडिविजुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो किसी भी रिएक्शन के जो आपका रेट ला एक्सप्रेशन होता है उसके पावर जो कुछ भी होता है उसे हम सम अप कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में जो भी डिफरेंसेस हैं हम उसे एक बार डिस्कस करते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसा कि मॉलिक्यूलरिटी मैंने आपको बताया था, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो फ्रैक्शनली हो सकता है। फ्रैक्शनली मतलब 1.5, 2.5, 3.5 एनीथिंग, ओके। और मॉलिक्यूलरिटी मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये आपका टोटली एक्सपेरिमेंटल होता है। हालांकि इसे हम कैलकुलेट भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी एग्जैक्ट ऑर्डर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो जो उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर होता है इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वही हमेशा डोमिनेट करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो चुकी है। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार के रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल का तो हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका होता है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो सारे प्रकार के रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन जैसा कि इसके नाम में ही लिख रखा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। तो इसे हम डिफाइन कर देते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द which independent of the concentration of the reactant species। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखा है जिसका सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि ए से आपका प्रोडक्ट हुआ है। अगर ये रिएक्शन 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पावर है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है ये आपका हो गया रेट ला एक्सप्रेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। तो अगर ये 0 हुआ तो इसके पावर हम 0 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर अगर 0 होगा तो उसके पावर 0 होना आवश्यक है। तो
तो ये पर देखिए यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया है, तो यहाँ पर क्या आ गया है, ये सिंपल वैल्यू हुआ है। आर आपका क्या होता है, आर आपका होता है रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इसका डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस साइन लगा के माइनस डी ए ओवर डी टी कर देते हैं, फिर उसके बाद के टू द पावर 0 कर देते हैं। अब इसके बाद किसी पावर की वैल्यू अगर 0 रहती है, किसी के वैल्यू की पावर अगर 0 रहती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर दिया है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है, ये उसका डेरिवेशन करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये डेरिवेशन ऐसा है कि इस मेथड से आप किसी भी प्रकार के रिएक्शन को आप डिराइव कर सकते हैं, चाहे रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, चाहे nth ऑर्डर या कुछ भी हो, ठीक है। तो इस मेथड में हम देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये माइनस डी ए ओवर डी टी इक्वल टू के टी आ गया। अब इसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं ये, और जो हम इंटीग्रेट करते हैं वहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने से ये फायदा होता है कि हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो सी मिलता है उससे हम बच जाते हैं, और हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा आसान हो, थोड़ा क्या बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिमिट लेंगे आपका ए नॉट और ए टी। लिमिट क्या हो गया, ए नॉट ए टी, where A naught is the concentration in the initial position और A T is the concentration after time t। यहाँ पर अगर हम समय का यानी कि टाइम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 to t। 0 मतलब इनिशियल टाइम, जब टाइम 0 था तो क्या हुआ टाइम, और t क्या होगा आफ्टर टाइम t। तो इसकी हम आगे अगर बात करते हैं तो माइनस डी ए ओवर माइनस डी ए को हम क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये देखिए आपको क्या मिलेगा। तो आपको इंटीग्रेशन अगर आता होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर ए के टर्म्स में कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर हम एक मानते हैं, तो अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू को किसी के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस डी ए को, माइनस तो बाहर हटा दीजिए, अगर डी ए को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, सिंपल वे में ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पर देखिए माइनस साइन लगा है, उसको लगाए देंगे, ये के टी हो जाएगा, ये भी आपका के टी हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, माइनस साइन बाहर है उसको रहने दीजिए, ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी। यहाँ पर देखिए कितना आसान हो गया, हमें कोई किसी भी प्रकार का इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट नहीं मिला है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ए टी माइनस ए नॉट अगर हम माइनस अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ए नॉट और ए टी क्या है, ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अगर हम बात करें, अगर ए नॉट को हम माने स्मॉल ए और ए टी यानी कि क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, तो आपका क्या बन जाता है, ए माइनस एक्स बन जाता है। तो अब इसकी वैल्यू को अगर इसे हम पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। तो ये आपका कहलाता है ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के टी हो गया, ए आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिल जाता है एक्स इक्वल टू के टी, जिसे आप इस फार्मूले के माध्यम से जानते हैं। ये आपका हो जाता है के इक्वल टू एक्स अपॉन टी। किताब में आपको ये आपको एक्सप्रेशन मिलता होगा। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया, हाउ कैन यू डिराइव द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है उसका फार्मूला क्या होता है, उसे आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है, इसी मेथड से हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, आप एक मेथड याद कर लीजिए और दुनिया के किसी भी प्रकार के रिएक्शन का आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जीरो पावर मैंने करके इसको कर दिया है, यहाँ से इंटीग्रेशन आपको करना है। इंटीग्रेट करेंगे आप लिमिट लगाएंगे ए नॉट टू ए टी और जीरो टू टी, इसको बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम यहाँ पर रखते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। सिंपल वे में ए नॉट को हम ए से रिप्लेस कर देते हैं, ए टी को ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, जो आपका के की वैल्यू आ जाती है वही क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बात हुई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो की, ठीक है। तो इसमें एक चीज मिलता है टी हाफ। टी हाफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो आप लोग जानते होंगे कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। किसी भी रिएक्टेंट या कोई भी मॉलिक्यूल जिसका कंसंट्रेशन आधा डिक्रीज होने में जितना समय कंज्यूम होता है, जितना टाइम आपका कंप्लीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। यह ऐसा टाइम होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल का अमाउंट आधा कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आता हूँ डायरेक्ट उसके एक्सप्रेशन पर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं टी हाफ का। तो बात करते हैं टी हाफ की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ क्या होता है। जैसा टी हाफ के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये कंसंट्रेशन को आधा रिड्यूस करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टी हाफ कहते हैं। तो टी हाफ मतलब आधा कंसंट्रेशन रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पर जो ए माइनस एक्स है, ए क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, और एक्स क्या होगा, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, जो भी जितना कंसंट्रेशन यहाँ पर कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो अगर ये आधा होगा तो हम इसे क्या मानेंगे, एक्स इक्वल टू ए अपॉन टू और टी हाफ, और टी क्या हो जाएगा, टी हाफ से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर टी इंटू हाफ नहीं है, ये इसका आपका सफिक्स होता है, इसका कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता है, ये आपका टी हाफ से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए इसका हम डिराइव करते हैं। ये आपके पास एक्सप्रेशन रखा हुआ है k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। जैसा कि मैंने बताया कि x को आप किससे रिप्लेस करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टू। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका हो गया a अपॉन टू, और ये आपका t किससे रिप्लेस होगा, टी हाफ से। तो टी हाफ यहाँ पर हम लिख देते हैं k इक्वल टू, तो हमें क्या चाहिए, टी हाफ चाहिए। तो टी हाफ यहाँ पर हम देख लेते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू मिलेगा आपका, ये टी हाफ इधर जाएगा, ये k नीचे आएगा, तो आपको मिल जाएगा a अपान टू के। ओके, तो a अपान टू के कहीं कहीं किताबों में a को a नॉट से भी इंडिकेट किया जा सकता है, तो इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। आप चाहे a लिखिए चाहे a नॉट लिखिए। अब देखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में कि जो टी हाफ होता है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन होता है, मतलब वो उससे किस प्रकार से जुड़ा रहता है, कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टी हाफ है वो ए के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ये आपका टू कांस्टेंट है कि आपका ऑलरेडी रेट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टी हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम कितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं जो टी हाफ और जीरो ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं उसे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक आपका एक्सप्रेशन ये मिल गया, x इक्वल टू के टी या k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। इसको डिराइव करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड मैंने बताया है, आप उसे कोशिश करके इसे ऑप्टेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड के लिए x को आप a अपॉन टू से रिप्लेस करेंगे, t को t हाफ से रिप्लेस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा पोजीशन में अपने आप को रख देंगे और इसको आप ऑप्टेन कर सकते हैं। तो इस माध्यम से हमने देखा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट के। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर की बात करता हूँ। उसके अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो और ये मेथड आपको अगर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगे तो आप उसे शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।